हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उसके अंदर से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अभी हम लोग देखेंगे कि नेट एनुअल वैल्यू को ही टैक्स करते हैं क्या, तो हम लोगों ने देखा नहीं, इसके अंदर से दो डिडक्शन और दिया जाता है। अंडर सेक्शन 24 का डिडक्शन और दिया जाता है। अंडर सेक्शन 24 कवर करता है एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A और दूसरा अपना कवर करता है 24B। 24A बोलता है कि आपको ना जितना भी जो रिपेयर वगैरह का एक्सपेंस वगैरह होता है, छोटा मोटा एक्सपेंस वगैरह कोई भी एक्सपेंस होता है, तो एसएससी बोला मेरे को रेंट तो मिला लेकिन मेरे को टैक्स ये एक्सपेंस वगैरह में मेरा काफी खर्चा घुस गया, इसके कारण मेरा टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि भले ही आपने कितना भी खर्चा किया हो या खर्चा नहीं भी किया हो, आपको जो भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आता है ना, उसका 30% हम लोग बोलेंगे कि आपका एज एक्सपेंस की तरह हम लोग फ्लैट रेट से डिडक्शन दे देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, भले ही आपने कितना भी खर्चा किया है या नहीं किया है। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेकंड आपका इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी होम लोन। तो उसका कैसे मिलता है कि सपोज हम लोगों ने घर बनवाने के लिए खरीदने के लिए कोई लोन लिया था, उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, तो उसको 24B में हमें डिडक्शन मिलेगा। कितना क्या मिलेगा मैं रफली आपको बता दूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा होम तो आपको 2 लाख रुपीस मैक्सिमम मिलता है और लेट आउट रहा तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें भी कवर्ड है कि सपोज आपको रिपेयर के लिए आप खर्चा कर रहे हो और 1 अप्रैल 1999 से पहले यदि आपने कोई भी तरह का लोन लिया हो, उसका मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30,000 का मिलता है। और 1 अप्रैल 1999 के बाद में यदि आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है तो आपको 30,000, और यदि आपने होम कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए ये सब के लिए लोन लिया है तो आपको 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। सपोज आपने 1 लाख रुपए आपके होम लोन पे पेड किया है तो आपको 1 लाख मिलेगा। यदि आपने 3 लाख रुपीज और आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपने 3 लाख रुपीज आपने इंटरेस्ट दिया है होम लोन के लिए, तो आपको केवल मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक मिलेगा। मैं आपको ये रफली आपको बता दिया। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं कि हमें 2 टाइप का डिडक्शन मिलता है। एक तो 24A जो कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड अपना इंटरेस्ट ऑन लोन 24B होम लोन के लिए आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। 24 क्या बोलता है कि एग्जॉस्टिव है, आपको कोई भी तरह का कोई एक्सपेंस वगैरह आपको अलाउड नहीं होता है, इंश्योरेंस वगैरह रिपेयर वगैरह ये इन सब के लिए अलाउड नहीं होता है, आपको केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है 30% ऑफ NAV। तो 30% ऑफ NAV आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, भले ही आपने खर्चा किया नहीं किया। और इसमें इंटरेस्ट कवर नहीं है, इंटरेस्ट का 24B में अलग से आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन और सारे खर्चे के एवज में आपने खर्चा किया या नहीं किया उसके एवज में आपको 30% NAV का डिडक्शन मिल जाता है। अब सेकंड ये कि सपोज आपका NAV नील आ गया, सब कई बार कई केस में क्या होता है आपका NAV नील होता है, तो क्या उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलेगा क्या 30% का? तो देखो इसने दिया ही है कि 30% ऑफ NAV, तो आपका यदि नील NAV है तो उसका 30% क्या होगा, नील ही होगा। आपका यदि नेगेटिव NAV है उस केस में आप बोलोगे कि और नेगेटिव देंगे क्या डिडक्शन, क्योंकि नेगेटिव का 30% निकालेंगे तो और नेगेटिव बढ़ जाएगा। बोलेंगे नेगेटिव और नील NAV के केस में कभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। वेयर NAV इज नेगेटिव और 0 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अलाउेबल, नॉट अवेलेबल। ठीक है। अब सेकंड अपना पॉइंट होता है, ये तो हो गया अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का जो NAV पे मिलता है। सेकंड हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन बोरोइंग कैपिटल, इसका हम लोगों को कैसे मिलता है? देखो इंटरेस्ट पेबल, ध्यान रखना इसमें पेबल दिया हुआ तो इसका मतलब पेड किया या नहीं किया, लेकिन आपका यदि आपका पेबल होता है मीन्स आपने कोई लोन लेके रखा है और प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 2 लाख रुपीज पेबल आ रहा था इंटरेस्ट, भले ही आपने उस इंटरेस्ट का पेमेंट किया था या नहीं किया था आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट बोरोइंग फॉर द पर्पज ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर,
extension, renewal or reconstruction of house property can be claimed as a deduction on accrual basis। मैंने बोल दिया आपको कि जरूरी नहीं है कि आपने पेड किया या नहीं किया। अब इस इंटरेस्ट को हम लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक तो हमें देखना पड़ेगा जिस दिन हम लोगों ने लोन लिया या जिस दिन से मकान स्टार्ट किया उस दिन से लेके जिस साल में हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, मींस बन के तैयार हुआ, तब तक का इंटरेस्ट का क्या करेंगे और उसके बाद का इंटरेस्ट का क्या करेंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कैसे कैलकुलेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये हम लोग व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको कि हमारे पास में अंडर सेक्शन 24B क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, या हम लोग बोल सकते हैं होम लोन। अब इसमें हमें दो तरह से मिलता है, एक तो क्या होता है प्री कंस्ट्रक्शन और यहां पे पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जिस दिन सपोज करो एक तो लोन डेट, सेकंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट डेट। इन दोनों में से जो हायर होगा हम लोग इसको बोल देंगे ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ये हायर होगा ना, हायर ऑफ ए एंड बी, मीन्स हायर नहीं, सॉरी लेटर। इन दोनों में से जो इवेंट बाद में होता है, मीन्स लोन लिया सपोज करो 1 अप्रैल 2000 को और घर बनाना स्टार्ट किया 17 अक्टूबर 2000 को, तो हम लोग किस दिन से इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, जिस दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जो दोनों में से लोन लिया हम लोगों ने 1 अप्रैल 2000 को और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 17 अक्टूबर को, तो बाद का इवेंट कौन सा है, बाद का है कौन सा, कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग का डेट। तो इसको हम लोग लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में लोन स्टार्ट वाला, मींस यहां से कैपिटलाइजेशन करेंगे 17 अक्टूबर 2000 से। अब ये घर जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बनके कभी रेडी हुआ है, जैसे अभी ये कंप्लीट कभी हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कभी हुआ, कंप्लीट सपोज करो ये हो गया अपना 15 मई 2019 को। तो हम लोगों को ये प्री कंस्ट्रक्शन वाला कहां तक का लेना है इंटरेस्ट, जिस साल में, जिस प्रीवियस ईयर में ये कंप्लीट हुआ या जिस फाइनेंशियल ईयर में हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होके कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाला 31st, जस्ट बिफोर 31st मार्च। तो इसमें कौन सा आ रहा है 2019, जैसे 15 मई को 2019 को कंप्लीट हुआ मेरा हाउस प्रॉपर्टी बनके, इससे जस्ट पहले वाला 31st मार्च कौन सा आता है, इससे जस्ट पहले वाला 31st मार्च आता है 31st मार्च 2019। तो जो मेरा कैपिटलाइजेशन करना है इंटरेस्ट वो कहां से कहां तक होगा, 17 अक्टूबर 2000 से 31st मार्च 2019 तक। ये तो हो गया मेरा कैपिटलाइजेशन।
अब मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन कौन सा हुआ, मेरा जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो हाउस प्रॉपर्टी बनने के बाद का जितना भी इंटरेस्ट था, तो ये कौन सा हो गया 2019 टू 20 वाला, ये मेरा हो गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला। तो ये इंटरेस्ट अब मैंने क्यों अलग अलग किया है, क्योंकि जो प्री कंस्ट्रक्शन वाला इंटरेस्ट रहता है उसको सपोज करो ये 17 जुलाई से लेके 17 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2019 तक जितना भी इंटरेस्ट हुआ, सपोज ये 5 लाख रुपए इंटरेस्ट हुआ, ये 5 लाख रुपीस इंटरेस्ट हुआ, इसको हम लोग कैसे डिडक्शन देंगे, इसको हम लोग 5 इयर्स इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। मींस 1/5 का डिडक्शन देंगे कौन से प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर के अंदर हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी बनके रेडी हो गया था, जिसके अंदर हमारा डिडक्शन देना है, उस ईयर में हम लोग 1/5 का डिडक्शन देंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 सालों के लिए हम लोग इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट था उसका हम लोग डिडक्शन देंगे। पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला हम लोग उसी साल में दे देंगे जिस साल का इंटरेस्ट है। तो ये तो हो गया हमारा कि इंटरेस्ट को हम लोगों ने कैसे सेपरेट किया। ठीक है, उसके आगे का कंडीशन हम लोग और देख लेते हैं। उसके आगे का कंडीशन ये रहता है कि आपने देखा, अब देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मैंने बता दिया कि इसमें एग्जांपल था कि एक्स ने एक लोन लिया 1 अप्रैल 1998 को हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 जून 2000 को, उसका कंप्लीट हुआ 17 अगस्त 2011 को। तो इस केस में हम लोग जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो कौन सा लेंगे, 1 जून से। क्यों 1 जून लिया, जबकि लोन तो लिया था हम लोगों ने 1 अप्रैल 1998 से। तो हम लोगों ने देखा था कि जिस दिन लोन लिया और उसको कंपेयर किससे करेंगे, जिस दिन हाउस प्रॉपर्टी हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, उस दोनों में से जो इवेंट बाद में हुई उस डेट को हम लोग लेंगे कि ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में स्टार्टिंग डेट है। तो इसमें बाद में कौन सा इवेंट हुआ, हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ, तो हम लोगों ने 1 जून 2000 को ले लिया। और इसके बाद में देखो ये कंप्लीट तो हुआ था हमारा 17 अगस्त 2011 को, लेकिन हम लोगों ने एंड कभी दिखा दिया प्री कंस्ट्रक्शन को 31 मार्च को, क्योंकि मैंने बोला ही था कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होके कंप्लीट हो जाए उससे जस्ट वाले 31 मार्च, मतलब जस्ट पिछले वाले 31 मार्च को हम लोगों को क्या देखना है, वहां तक के पीरियड को हम लोगों को प्री कंस्ट्रक्शन में लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 31 तक ले लिया। अभी पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कैसे लेंगे कि जिस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ, जिस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुआ वहां से हमें स्टार्ट कर देना है, तो उस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट कर देना है। तो हमारा कंप्लीट कभी हुआ था, अगस्त 2011 को। तो हमें स्टार्ट पोस्ट कंस्ट्रक्शन कभी पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2011 को। तो ये तो हो गया, और इसमें मैंने बता ही दिया कि ये हमें 5 कंटिन्यूअस ईयर के अंदर हमें इक्वली देना है डिडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद में कि स्टार्ट डेट मैंने बोल ही दिया विच एवर इज लेटर, एंड डेट जो 31 मार्च प्रायर का था वो, टैक्स का ट्रीटमेंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को। पोस्ट वाला तो जिस प्रीवियस ईयर के अंदर ये कंप्लीट हुआ उसी के फर्स्ट डे से हम लोगों को ले लेना है कि ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला है। और एंड कभी जब पूरा पेमेंट हो जाए। प्री कंस्ट्रक्शन में तो जिस साल में कंप्लीट हुआ हाउस प्रॉपर्टी उसके जस्ट पहले वाले 31 मार्च को, और जबकि पोस्ट कंस्ट्रक्शन में जिस दिन फुल्ली पेड करेंगे तभी तो हमारा एंड होगा ना। और इसमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन में हमें एक्रूअल बेसिस पे हमें डिडक्शन देना है। फिर उसके बाद में ये दिया हुआ है कि यदि आपने कैश बेसिस पे भी यदि बुक रखी है ना, मीन्स आप बुक्स 2 टाइप से रख सकते हो, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे। यदि आपने कैश बेसिस पे भी रखी है फिर भी आपको इंटरेस्ट कैसे अलाउेबल होगा, आपको एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होगा, मीन्स ड्यू बेसिस पे ही होगा। जैसे 1920 का यदि हम लोग
टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1920 में जितना भी हमारा इंटरेस्ट पेबल आ गया था उसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा। सेकंड है कि हमें जो फ्रेश लोन ले रहे हैं, यदि हम लोगों ने कोई पुराना लोन लेके रखा था और उसको पेमेंट करने के लिए, पुराने लोन को पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने न्यू लोन लिया, ध्यान रखना पुराने लोन को रीपेमेंट करने के लिए हम लोगों ने लोन लिया, उसके ऊपर फ्रेश लोन के ऊपर हमें जो इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है वो भी हमारा अलाउड होगा। सेकंड कि हम लोगों ने सपोज करो कोई आउटस्टैंडिंग, जैसे पहले हम लोगों ने लोन लेके रखा था उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है और उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने नया लोन लिया है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मींस हम लोगों को प्रिंसिपल, जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग कोई लोन है उसके प्रिंसिपल को रीपे करने के लिए हम लोगों ने नया लोन लिया और उस पर हम लोगों ने इंटरेस्ट पेड किया तो उस नए लोन का हमें नए लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने जो आउटस्टैंडिंग हमारा इंटरेस्ट पड़ा था पुराने लोन के ऊपर, उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने लोन लिया और उस पे हमें इंटरेस्ट लगा न्यू लोन पे, तो उसका हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और ना ही हमें कोई भी लोन अरेंजमेंट करने के लिए कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह दिया उसका डिडक्शन मिलने वाला है। ना ही हमें कोई म्युनिसिपल टैक्स पेड करने के लिए हम लोगों ने कोई लोन लिया और उस पे इंटरेस्ट पेड किया तो हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मींस केवल उसी लोन पे मिलेगा, जैसे या तो हम लोगों ने फ्रेश लोन लिया उस पे, जैसे हम लोगों ने घर बनाने के लिए लोन लिया उस पे इंटरेस्ट का हम लोगों ने पेमेंट या पेबल है तो उसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर कोई पुराना लोन चल रहा था, होम लोन ही चल रहा था, लेकिन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण या हमारे कुछ भी समझो हो सकता है रिलेशनशिप कोई अदर बैंक के साथ में, उस बैंक से हम लोगों ने पुराने वाले लोन को रीपे करने के लिए लोन लिया और उस पे नए जो न्यू लोन लिया उस पे इंटरेस्ट लग रहा है उसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो हमारा कोई होम लोन चल रहा था उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट भी पेंडिंग था और उस इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए हम लोगों ने कोई लोन लिया पुराने वाले इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए और फिर उस पे इंटरेस्ट लगा नए वाले लोन पे, तो हमें उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर इसमें अंडर सेक्शन 25 बोलता है कि यदि कोई आउटसाइडर से, आउट ऑफ इंडिया के पर्सन से हम लोगों ने लोन लिया और उस पे हम लोगों ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो इंटरेस्ट पेमेंट करते टाइम पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो उसका भी हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और यह कंडीशन उस पे सेटिस्फाई नहीं होगी, उस पे नहीं लगेगी यदि कोई असेसी है जो आउट ऑफ कोई लोन जिसने दिया है वो आउट ऑफ इंडियन है और उसने रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर बना के रखा है और उसको यदि विदाउट टीडीएस के हम लोगों ने पेमेंट किया है तब ये कंडीशन नहीं लगेगी, मींस डिसअलाउड वाली कंडीशन नहीं लगेगी। हम लोग रैंडमली इसको देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 को नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। अभी तो हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट आप देखो, प्लीज इसको एक बार अच्छे से रीड करो और इसको कंप्लीट कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 10 को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।